लाखों लोग हैं, वो देश की असली धड़कन वो लोग हैं, वो अगर वापस जाने लग जाएंगे क्योंकि खाने की रसोई, अगर खाना महंगा, कुकिंग महंगी हो गई, वो ही नहीं कर पाए आप, पर वो दोबारा भी लक्कड़ वगैरह यहाँ गोश्त वगैरह मिल नहीं सकते हैं, कि वो तो बहुत हमारे लिए तो बहुत ही चिंता का विषय है जिस जिस तरीके से लड़ाई हो रही है। देश संकट में है। अब एक बात मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले बताई थी कि ट्रंप ने, उसके मिलिट्री कमांडर्स ने, नेतन्याहू ने ये एंटिसिपेट ही नहीं किया कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा। आई थिंक पूरी दुनिया चकित है। आई थिंक वी मस्ट सल्यूट द ईरानियन पीपल, देयर रेजिलियंस एंड देयर कमिटमेंट। मैंने खुद, अब जितना मैं ईरान के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं मुझे लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं था, जबकि मैं जब बैंगलोर मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था 70s में, तब बहुत ईरानियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे। एक बहुत जबरदस्त 70s में ईरान और भारत के ऐसे रिश्ते, मैंने, अब मुझे वो चीजें याद आती हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो तब पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह एक रिएक्शन वीडियो है। जनरल बख्शी, आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल जीडी बख्शी सर, ये मिडिल ईस्ट के जंग आपको लगता है अफोर्ड कर सकते हैं इस लड़ाई में उतरना? मैंने आपको बताया कुछ संकेत आ रहे हैं कि सऊदी ने तो अपना बेस खोल दिया यूएस के लिए पूरा, यूएई भी कह रहा है हम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि खाड़ी देश अब ईरान के साथ इस लड़ाई में उतर जाएंगे? मैं नहीं समझता साहब। वो पहले सऊदी अरेबिया लड़ा था यमन के खिलाफ और काफ़ी तकलीफ उठाई थी। अब उनका एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने घोड़े पे चढ़ के कहा था, एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो अब देखते हैं कि क्या वो पाकिस्तान की 1 लाख फौज उतारेंगे ईरान के बरखिलाफ या नहीं। खुद तो मैं नहीं उनको देखता इतना लड़ते। बात बड़ी सीधी है साहब, भारत को हमको देखना है हमारा राष्ट्रहित किधर है। हमारा राष्ट्रहित है कि ये वॉर ऑफ चॉइस, दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस शुड एंड एट द अर्लीस्ट। जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए। हर दिन जो लड़ाई चलेगी, गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगी, तेल की कीमतें चढ़ती जाएंगी। यू आर राइट ब्रो। त्रिपोली मरीन जो है, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट 31, वो टोक्यो से निकल के आया। वो तकरीबन कल तक या परसों तक पहुंच जाएगा खाड़ी में। अमेरिका से बॉक्सर एम्फीबियस लैंडिंग शिप जो है, वो भी मिनी कैरियर, वो अमेरिका से चल चुका है। तो देखना अब यह है कि क्या वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे। जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब शांति की, पीस वार्ता की बात करते हैं, वो हमला करते हैं उसके बाद पीस टॉक्स के बीच में। ये छुरी घोंपने का स्टाइल उनका जो है, बिल्कुल शैली 2-3 बार हमने देख ली है साहब। है तुम पर। अब वो फिर बीच में पीस की बातें कर रहे हैं और त्रिपोली को लेके आ रहे हैं और बॉक्सर को लेके आ रहे हैं। मरीन 5000 मरीन्स वहां भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने मरीन उतारे, स्पेशल फोर्सेस, ग्रीन बेरेज, डेल्टा फोर्स वगैरह उतारा, वो कह रहे हैं साहब हम जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खोलेंगे, जो भी इनके मिसाइल लॉन्चर हैं, ड्रोन्स हैं, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चिंग वहाँ के ठिकाने हैं, उनको ख़त्म करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि साहब जो 460 केजी यूरेनियम है, इजराइल बड़ा कीन है कि हम स्पेशल ऑपरेशन में उसको पकड़ के बाहर ले आएंगे। ठीक है साहब। फिर वो कह रहे हैं साहब हम खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने उनको बोल दिया है साहब 90% चांस है फेलियर की। लेकिन वो बड़े क्लेवरली बोलती है अमेरिका की फौज भी कि हाई रिस्क हाई पे ऑफ ऑपरेशन। ये कह के ये लड़ाई शुरू की गई थी कि सर हाई रिस्क तो होगा लेकिन हाई पे ऑफ होगा। पे ऑफ शे ऑफ तो देखा नहीं साहब, आप फंस गए अच्छी तरह से। 21 दिन हो, 22वां दिन जा रहा है आज। और जो कह रहे थे कि तीसरे दिन ईरान हमारे जूते चाट रहा होगा, जूते तो आपके गंदे दिख रहे हैं साहब। चाटा आटा किसी ने नहीं है, क्योंकि आपको लेने के देने पड़ गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया को लेने के देने पड़ गए हैं आपकी सनकी पने से। Exactly. आपके सनकी मिजाज से दुनिया को लेने के देने पड़ गए। इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ना सिर्फ ऑयल और गैस आ रहा है, फर्टिलाइजर भी वहां से आ रहा है। फसल बोने का सीजन अब है। ना सिर्फ भारत में, अमेरिका में भी वो सोयाबीन की फसल बोना चाहते हैं। 42% दाम बढ़ गया है फर्टिलाइजर का। यूरोप में बढ़ गया है, भारत में बढ़ रहा है। और ऑयल की कीमत तो साहब जिस दिन बूट्स ऑन ग्राउंड हो गए, आप लिख के ले लीजिए, $200 प्रति बैरल के ऊपर कॉस्ट चढ़ जाएगा। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को कोसेगी। और माफ कीजिए, इजराइल हमारा दोस्त है,
बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनको कोई हक नहीं है कि वो हमारे पेट पे भी लात मारे। हमने तो हमेशा उनका साथ दिया है, लेकिन जब हमको इकोनॉमिक कष्ट वो पहुंचा रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। साहब, हमने उनका पूरा सपोर्ट दिया जब उन्होंने हमास को ठोक दिया, हमने पूरा सपोर्ट दिया साहब जब उनने हिजबुल्लाह को ठोका, हमने पूरा सपोर्ट उनका दिया जब उन्होंने हौती को मारा। उसके बाद पिछले साल वो ईरान पे चढ़ गए, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन साहब, अब आपको थोड़ा सा ना तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश आपसे सब सहमत हो गए, जनरल साहब आपसे सब यू विल हैव टू गिव सम कंसिडरेशन। बिल्कुल जनरल साहब, आपसे आप जब ये बोल रहे हैं ना, आपके एक एक शब्द से पूरा हिंदुस्तान और जो आपको सुन रहा है दुनिया भर में हिंदुस्तानी, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हर हिंदी भाषी आपसे इस पर सहमत होगा कि ये सन की पने में इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, पूरी दुनिया उसकी कॉस्ट झेल रही है। लेकिन सर, ये दादागिरी रोकेगा कौन जनरल बख्शी? पूरी दुनिया ऐसे पता नहीं यूनिपोलर बन गई है, या पता नहीं कौन सा पोलर वर्ल्ड है ये। एक तरफ अमेरिका दादागिरी करता है, जो चाहते हैं वो करता है, रशिया चाइना चुपचाप बैठे हुए हैं, बस बयान पे बयान जारी करते हैं, यूएन तक इस मुद्दे को नहीं ले जाते। इंडिया सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा है, खाड़ी देश चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। रोकेगा कौन? देश संकट में है। रोकेगा साहब एक तो थकान, रोकेगी आपकी एग्जॉशन ऑफ इंटरसेप्टर स्टॉकपाइल्स, एग्जॉशन ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का जखीरा बहुत बड़ा है ईरान के पास। पहला अंदाज था 3000 मिसाइल हैं, अब सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लग के रिकैलकुलेट कर रही हैं, बोल रही हैं साहब कम से कम 4 से 5000 मिसाइल हैं ईरान के पास, 80,000 के ऊपर ड्रोन्स हैं। तो वो तो साहब अगर मान लीजिए 40-50 मिसाइल भी रोज के फायर करे तो 3000 मिसाइल के साथ भी वो 79 डेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन फायर करे जा सकता है। ठीक है, आप जा कहां रखे, लेकिन क्या 79 डेज आप गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखेंगे? खोल आप पानी रहे। नेटो ने साहब मना कर दिया, गेट लॉस्ट, गो क्लाइंब अ गम ट्री। आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भाग गए हैं, फोर्ड रिपेयर के लिए जा रहा है वापस यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा कैरियर भी वहां से हटा लिया। आप यूरोप को बोल रहे हैं लड़ाई हमने शुरू करी, सेलर तुम्हारे मरने चाहिए, भेजो अपने फ्रिगेट, भेजो अपने डिस्ट्रॉयर, भेजो अपनी सबमरीन। वो बोल रहे हैं साहब हम क्या चटक चार लिए हैं क्या है? हम क्यों मरे? हमने तो लड़ाई स्टार्ट नहीं करी। आपने पूछा था हमसे लड़ाई स्टार्ट करने के पहले, आपने हमसे नहीं पूछा था। और अब तो यूके ने और सऊदी ने अपने एयर बेसिस खोल दिए ना सर। बुझदिल हो, मतलब जो देश तो बढ़ते जा रहे हैं ना इस लड़ाई में, उनको रोकने के बजाय। आप मुझे बताइए, सऊदी अरेबिया का कौन का बेस नहीं खुला था अमेरिका के लिए? कौन सा एयर स्पेस नहीं उन्होंने दिया था? सब उन्होंने पूरी छूट दी अमेरिका को, वार करो। वो तो कहा भी जा रहा है कि चुपचाप से कह रहे थे हाँ मारो साहब मारो, हमारा कल्याण हो जाएगा। अब रो रहे हो साहब। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आधार जनरल मोर आपके पास। जैनी साहब, ये आप भी मानते हैं कि ये लड़ाई जल्दी रुकने वाली नहीं है? इस समय ट्रंप को यूएस की जनता ही रोक सकती है और कोई नहीं रोकेगा? देखिए क्या आपने बोला कि ये खाड़ी के देश जो है वो इसमें महायुद्ध में कूद जाएंगे। आज के दिन जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं वो बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी इनपुट्स मिल रहे हैं मानक। एक साइड तो इनपुट ये मिल रहा है, तुलसी गबार्ड ने ये बोला, एक साइड ये मिल रहा है कि उनका जो कैंट है उसने रिजाइन कर दिया, दूसरे तरफ एक तरफ ये मिल रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला है कि भाई जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको मत अटैक करो। उधर जो है वो नेतन्याहू बोल रहा है कि ये लड़ाई जल्द ही हो जाएगी, हमसे गलती हो गई, हमने ये शुरुआत कर दी बिना पूछे अमेरिका से। झूठ बोलो। ये एक साइड मिल रहे हैं इनपुट्स जो कि दिखा रहे हैं कि लोग अपनी गलती समझ रहे हैं, उनका जो आटा है वो गीला है और वो समझ रहे हैं। दूसरे तरफ जो कॉन्ट्रडिक्टरी वो मिल रहा है कि जी 5000 जो है मरीन्स आएंगे और डीगो गार्सिया तक से B-52 के बॉम्बर अटैक्स हो रहे हैं और ट्रंप जो है वो बड़बोलापन अपना बंद नहीं कर रहे। तो हमारे जैसे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमको चीजें बड़े करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखनी पड़ेगी, सही संदर्भ में उसको डाल के जो आपके टीवी पे हम बोले उसको हमने सही संदर्भ में। बख्शी साहब ने जो बातें कही मैं उसी में ऐड करूंगा। आपने डीगो गार्सिया की बात करी। डीगो गार्सिया was being used by America as a base for attacking Iran। वहां से इन्होंने B-52 भेजे, इन्होंने 4000 किलोमीटर की मिसाइल मार दी। आज तक हम लोग को यही अंदाजा था
कि ईरान के पास में 2000-3000 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है और मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास नहीं है, आने वाले समय में शायद होगी। अब मामला खुल रहा है कि वो 4000 किलोमीटर तक मार दिया उन्होंने। इसका मतलब कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास है और उनका मिसाइल का जखीरा कभी भी खत्म नहीं होगा। मान वो हजारों मिसाइल हर महीने बनाते हैं और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो आपके पेट्रियट मिसाइल्स हैं, जो कि अमेरिका देता है इन सबको कि भाई आप इनको रोको, इनके ड्रोन्स को रोको, वो कितने बनाते हैं? 80, 100, 200 हर महीने में। तो किसके मिसाइल्स पहले खत्म होंगे? पहले तो ये वेस्टर्न पावर्स के मिसाइल खत्म होंगे, पहले मिसाइल्स खत्म होंगे अमेरिका के और इजराइल के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब ये बात आती है कि अगर इन्होंने ये मंगा लिए, मरीन्स मंगा लिए और उनको फ्रांस आइलैंड पर या जो पहले वाला आइलैंड है उसके ऊपर में या कोस्टल साइड पे इन्होंने एम्फीबियस ऑपरेशन करे, तो ये एक नया अफगानिस्तान खुल जाएगा। अफगानिस्तान में तो ये 20 साल अटके रहे, यहां पे हो सकता है पूरी जिंदगी तब भर अटके रहेंगे, ईरानी इनको निकलने नहीं देंगे। आपका दूसरा सवाल जो है कि ट्रंप को मना कौन करेगा, ट्रंप को कौन समझाएगा? देखिए, ट्रंप को तभी होगा समझेंगे जब ट्रंप खुद समझेंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे कि हाँ बैल मुझे मार वाली बात जब सही आ जाएगी उनको, इलेक्शन जैसे कि कह रहे थे बख्शी साहब, इलेक्शन में वो पिट जाएंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड ला के उनके बॉडी बैग्स जाने लगेंगे अमेरिका वापस, तब त्राय होगी। ऑलरेडी अमेरिका में, मेरी खुद की बिटिया अमेरिका में है, वो बोलती है कि $2.80 से पेट्रोल जो है $3.5 से ऊपर हो गया पर गैलन। हर एक चीज खाने पीने की अमेरिका में हो गई। मुझे तो एक अचंबा है कि अगर इस चीजें अगर हमारे देश में होती, प्याज के दाम अगर बढ़ जाते, तो एक सरकार गिर गई थी प्याज के ऊपर में कि प्याज की शॉर्टेज हो गई, प्याज के दाम हो गए, सरकार गिर गई। लेकिन अमेरिका के लोग जो हैं, ये ऑल दिस ब्लडी नॉनसेंस दैट इज टेकिंग प्लेस बाय ट्रंप, वो सह रहे हैं, सारे के सारे बैठे हैं, कोई अब उपद्रव नहीं हो रहा। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ओके, जलमोर आपकी बारी है। आपका असेसमेंट क्या है जलमोर? क्या होगा इस लड़ाई में अगले कुछ दिनों में? खाड़ी देश कूदेंगे या फिर ट्रंप खुद रुकेंगे? मानक, सबसे पहले जो है आपने मुझे ऐसे पैनल में बैठा दिया जहां 2 गुरु हमारे बैठे हुए हैं और उनको जय हिंद और तमाम देश को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद के मौके पे जिस तरह का दुनिया में त्राही मची हुई है, इससे बड़ी शर्मसार चीज हो नहीं सकती है। युद्ध हमारे पड़ोस में है बट लेकिन अभी हमारे किचन में आ गया, हमारे खेत में भी आने वाला है, जैसे कि फर्टिलाइजर की आगे। और देश में आपको पता ही हमारी मतलब जो गरीब जनता है उसके ऊपर कितनी मार पड़ रही है इस गैस की। आज सुबह ही जब मैं सुबह पढ़ा रहा था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बच्चे ने कहा सर हम पीजी में रहते हो, 5 किलो का सिलेंडर भराते थे, वो अब मिलना बंद हो गया। हमने कहा चलो किसी ढाबे से खाना खा लेंगे, उन्होंने खाने का रेट डबल कर दिया, अब लगता है सर गांव वापस जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आप सोचो, ये विद्यार्थियों की कंडीशन है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो बेचारे रोज की दिहाड़ी पे काम करते हैं, और ऐसे लाखों लोग हैं शहरों में, लाखों लोग हैं। वो देश की असली धड़कन वो लोग हैं। वो अगर वापस जाने लग जाएंगे, क्योंकि खाने की रसोई, अगर खाना महंगा, कुकिंग महंगी हो गई, वो ही नहीं कर पाए यहाँ पर, वो दोबारा भी लक्कड़ वगैरह यहाँ गोश्ते वगैरह मिल नहीं सकते हैं, कि वो तो बहुत हमारे लिए तो बहुत ही चिंता का विषय है जिस तरीके से लड़ाई हो रही है। देश संकट में है। अब एक बात मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले बताई थी कि ट्रंप ने, उसके मिलिट्री कमांडर्स ने, नेतन्याहू ने ये एंटिसिपेट ही नहीं किया कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा। आई थिंक पूरी दुनिया चकित है। आई थिंक वी मस्ट सल्यूट द ईरानियन पीपल, देयर रेजिलियंस एंड देयर कमिटमेंट। मैंने खुद अब जितना मैं ईरान के बारे में पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं था। जबकि मैं जब बैंगलोर मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था 70s में, तब बहुत ईरानियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे। एक बहुत जबरदस्त 70s में ईरान और भारत के ऐसे रिश्ते, अब मुझे वो चीजें याद आती हैं ईरानियंस की। ईरान की फुटबॉल टीम एशिया में नंबर 2 है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया जापान के बाद। ईरान की लड़कियां स्पोर्ट्स में पिछली बार एशियन गेम्स में कबड्डी में उनकी महिलाओं ने, पुरुष ने, दोनों ने हमें हराया। आप सोच लो ईरान की। अब मुझे समझ में आ रहा है ईरान है क्या। ईरान एक, हम उसको ना दूसरे नजरिए से देखते रहे। मुझे अभी हैरानी की, मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि ईरान की लिटरेसी रेट शायद दुनिया की सबसे अच्छी लिटरेसी रेट है। उसकी मजलिस के अंदर मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी हैं। और साइंटिफिक टेम्पर जो ईरान में है वो शायद हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में किसी देश में है नहीं। तो ईरान को जो लोग सोच रहे थे मौलवियों का देश है, क्लर्जी का देश है, यहां तो बड़ी औरतों पे यातनाएं हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आईक्यू में ये वर्ल्ड के नंबर 4 पोजीशन पे आता है ईरान। तो ये मिसाइलें बना रहे हैं, ये ड्रोन बना रहे हैं। इस लड़ाई की उनके पास तैयारी थी कि जब ऐसा कहर बरपेगा तो लड़ेंगे। जून में नहीं किया इन्होंने, 2025 में अब किया।
और अब जो है जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल और जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड को इन्होंने यूज किया है, जिस दिलेरी से और जिस शहादत के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, अब जो कि अब पता लग रहा है कौम क्या चीज होती है, देश क्या चीज होती है, सरजमी क्या चीज होती है। सही पकड़े हैं। और खुदा ने 2 चीज दी है ईरान को, एक तो तेल और गैस भरपूर मात्रा में दिया है और चलता ही रहेगा सालों साल, और दूसरी चीज दी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इतनी जबरदस्त है, ये एक फोर्ट्रेस है ईरान, इसमें जो उतरने की कोशिश करेगा वो उसका मैसेकर होगा यहाँ, वो चाहे कोई स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स, ग्रीन बेरे। और अमेरिका के ट्रुप्स में क्या एपिटाइट बची है लड़ने के लिए। अफगानिस्तान 20 साल हारने के बाद, इराक में मुंह की खाने के बाद, उससे पहले की तो कहानियां छोड़ी दो, आज के अमेरिकन ट्रुप्स में, मरीन्स में कितना फाइट करने का है। तीसरी चीज मैं बता दूं, हाईटेक आर्मीज ना, हाईटेक मिलिट्रीज मे नॉट सक्सीड अगेंस्ट लो टेक रेजिस्टेंस मूवमेंट। चाहे वो हमास के साथ क्या किया, 2 साल लड़ाई करी, 70-72 हजार लोग मार दिए, हमास इंटैक्ट है। हिजबुल्ला, आप पूरा बेरूत को खंडर बना दो, लेकिन हिजबुल्ला विल रिमेन इंटैक्ट। आप लीडरशिप मारोगे, वो पत्तों की तरह है पेड़ के, उतने नए लीडर उभर के आ जाएंगे। तो आज ईरान के लोगों ने ठान लिया है कि देखी जाएगी, अब की बार पीछे नहीं हटेंगे। एंड दिस इज रियली ऑसम कि दे आर गॉन एंड अटैक डिएगो गार्सिया, और उनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर मिसाइल्स। कमाल की बात यह, और किसके कहने पे, कौन इनको इंटेलिजेंस दे रहा है वो आपको पता ही है, जनरल बख्शी ने भी उसके बारे में बताया। इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके रॉकेट लॉन्चर छिपे हुए हैं, दे आर मोबाइल, दे आर एजाइल, देयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इज इंटैक्ट। जो एक फौजी को एक चाहिए जूनियर लीडरशिप लेवल पे, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे अमेरिका की हार नजदीक लग रही है। Okay. अब वो डेस्परेशन में हॉर्मुज को कैसे खोलोगे आप? ये क्या चीज है? आप ये ऐसे नहीं खोले जाते। एम्फीबियस ऑपरेशंस आर फ्रॉट विद डेंजर। लास्ट एम्फीबियस ऑपरेशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, उसके किसी फौज के पास टेक्निक नहीं है, ना आइडिया है कि जब समुद्र, और ये तट नहीं है मानक, ये पहाड़ियां हैं, समुद्र है, पूरी की पूरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां ये अटैक करना चाहेंगे। नीचे इन्होंने गुफाएं बनाई हैं, इनकी नेवी वो काम करेगी शायद कुछ इन्होंने जैसे एलटीटी ने काम किया था, सुइसाइडल बोट्स होंगी, इसलिए कोई शिप घुसने के लिए तैयार नहीं। वर्ल्ड की बिगेस्ट नेवी डर रही है हॉर्मुज में घुसने के लिए। अरे सबसे पावरफुल नेवी है यूएस नेवी, ये तो किसी भी जगह पे कहीं भी घुस सकते हैं, बट दे आर स्केयर्ड टू एंटर दिस बॉटलनेक, बिकॉज ये जो किलिंग ग्राउंड बन जाएगा। किलिंग ग्राउंड में अगर आप आ गए तो फिर बचना बहुत मुश्किल है, चाहे वो आइलैंड हो चाहे ये हो। तो अब मेरे को जो लगता है, खाड़ी देशों की जो है उनकी अपनी जनता उनसे कैसे बिहेव करेगी। मोनार्की है, एक भी डेमोक्रेसी नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।